नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आपकी पहली क्लास होने वाली है पॉलिटी पे लोअर पीसीएस के लिए, जो आपका अधिकारी बैच चल रहा है उसकी ये पहली क्लास है। ठीक है, ये क्लासेस केवल ऐप पर मिलेंगी। तो आप सारे साथी आ जाएं, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग आ जाएं भैया, थोड़ा लेट हो गया, हम बताए थे 9 बजे ही चलेगा, लेकिन इधर उधर करने में टाइम लग गया। तो आप लोग दोबारा आ जाइए सब लोग, ठीक है ना। तो क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, सभी लोग जुड़ जाएं। जितने भी साथी हैं सभी लोग आ जाएं, क्योंकि क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। चलिए आइए, फटाफट आ जाइए। चलिए, तो स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग संवैधानिक विकास पढ़ेंगे, पॉलिटी स्टार्ट से पढ़ेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि पूरी पॉलिटी हम आपको 8-10 दिन में बेहतरीन तरीके से ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते हुए ख़त्म करेंगे, ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहें कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। चलिए, जितने साथी ऐप पर हैं वो ऐप पर आ जाएं, क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। अगर आप लोग ऐप पर ऐप इंस्टॉल कर चुके हैं तो उस पर आ जाइएगा। चलिए, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में पहला टॉपिक जो आपका है संवैधानिक विकास एवं संविधान। देखिए, तो कैसे कैसे भारत का संविधान बना, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, भारतीय संविधान के इतिहास में क्या क्या चीजें हैं कि जो संविधान बना वो कैसे बना, कहाँ से बना, ये सारी चीजें हम देखने का काम करेंगे। तो भारत का संवैधानिक विकास और संविधान, ये टॉपिक आपका हमारा होने वाला है। इसको स्टार्ट करने चल रहे हैं, सभी साथी आ जाएं अधिकारी बैच में। ठीक है ना, जिन साथियों को एडमिशन वगैरह लेना है अधिकारी बैच में, वो साथी ये नंबर हम आपको दे दे रहे हैं, याद रखिएगा। यही नंबर आपको यूज करना है, 63889132 और 56, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। और फीस इस बैच की मात्र 199 रुपीज आपकी रखी गई है अभी भी। ठीक है ना, तो पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। अधिकारी बैच नाम है, लोअर पीसीएस के लिए संपूर्ण बैच आपको खत्म कराया जाएगा। ठीक है, तो जितने साथी हैं वो सारे साथी आ जाएं, क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है। हमने बताया भी था कि 9 बजे क्लास स्टार्ट। आज की पहली क्लास डेमो क्लास के रूप में आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल करा देंगे, थ्योरी वाली क्लास, ताकि आप लोग इसको देख पाएं और एडमिशन ले पाएं। नंबर याद रखिएगा, 6388913256। इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइनली। देखिएगा, संवैधानिक विकास। तो भारत का जब हम संवैधानिक विकास पढ़ते हैं तो उसको 2 सेक्टर में बांटते हुए हम लोग संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। ठीक है ना, 2 सेक्टर में बांटते हुए संवैधानिक विकास पढ़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। चलिए, तो इसको 2 भागों में बांट के ही आपको पढ़ना है, संवैधानिक विकास। देखिए, पहला क्या था, तो 1857 में आप जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। उसके पहले जो एक्ट आए थे और उसके बाद के एक्टों को 2 पार्ट में बांटा जाता, क्योंकि 1857 के एक्ट के पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में शासन करती थी। ठीक, फिर जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है, याद रखिएगा, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जब होता है, स्वतंत्रता संग्राम, इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटेन का क्राउन था ना, उसने पूरा शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया। पहले क्राउन क्या करता था, ब्रिटेन में बैठता था और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत पे शासन करता था। लेकिन जब 1857 की क्रांति हो जाती है, तो ब्रिटेन का जो सम्राट था उसका दिमाग घूम गया। कहा, यार तुम लोग तो अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, तुमको हम भारत में शासन करने के लिए भेजे हैं, लेकिन तुम लोग सही ढंग से शासन नहीं कर पा रहे हो। ब्रिटेन का जो क्राउन था वो ये बात बोलता है। फिर आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम, और उसके बाद सारी शक्तियां क्राउन के पास चली गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ केवल व्यापार करने के लिए रह गई, शासन करने के लिए नहीं रह गई। लेकिन 1857 की क्रांति के पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही भारत में शासन करती थी, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्राउन का डायरेक्ट कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन करती थी। लेकिन संग्राम के बाद जब 1857 का पहला विद्रोह हुआ, उसके बाद क्राउन के अधीन शासन चला गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शक्तियां क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। बेटा तुम जाओ
अब हम शासन करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे लोगों को गुलाम बना के रखना। तुम लोग गुलाम ही नहीं बना पा रहे हो, तुम लोग के रहते हुए 1857 की संग्राम हो जा रहा है, स्वतंत्रता संघर्ष हो जा रहा है, इसी बात पे भनक गया वो। ठीक, तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, चूंकि 1773 से लेके आपका 1858 तक, ठीक है ना, 1773 से लेके 1858 तक इसके अधीन शासन होता है, ठीक है ना, कंपनी के अधीन शासन होता है, याद रखिएगा 1857 तक। ठीक, ये याद रखिएगा। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ही भारत में शासन किया। उस समय देखिए सबसे पहले आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, ठीक है, 1784 का क्या आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, उसके जस्ट बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, फिर 1813 का चार्टर अधिनियम आता है, फिर 1833 का चार्टर अधिनियम आता है, और इसके बाद 1853 का चार्टर अधिनियम आता है। ये इतने सारे अधिनियम कंपनी के अधीन जब भारत में शासन हो रहा था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, तब था। इसके बाद क्या होता, 1857 का विद्रोह हो जाता है, और फिर क्राउन जो था, सम्राट जो था, वो नाराज होता है, बेवकूफो तुम लोगों को हमने शासन करने के लिए भेजा हुआ है और तुम लोग विद्रोह करा रहा है। फिर कहता अब तुम लोग केवल व्यापार करो, शासन मैं करूंगा। तो क्राउन अपने हाथ में ले लेता शासन को, याद रहेगा। चलिए, इसके बाद तो यहां से फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1858, और कंपनी की जो शक्तियां थी उसको छीन लिया गया, कंपनी केवल व्यापारिक रह गई, और राजनीतिक और बाकी जो शासन करने की जिम्मेदारी थी वो क्राउन के अधीन आ गई। तो क्राउन के अधीन जिम्मेदारी आने के बाद सबसे पहला अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम 1858, फिर भारत शासन अधिनियम 1861 आता है, भारत शासन अधिनियम 1892 आता है, भारत शासन अधिनियम 1909 आता है, भारत शासन अधिनियम 1919, फिर आपका भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, याद रखिएगा। ये सारे अधिनियम आपके आते हैं, ठीक है ना। तो सब मिला के जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ था उसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। दो भाग कौन कौन से हैं वो आप लोग समझ गए, एक तो कंपनी के अधीन शासन था और एक आपका सम्राट के अधीन शासन था। तो 1857 के बाद सम्राट के अधीन शासन या क्राउन के अधीन शासन हो गया, उसके पहले कंपनी शासन करती थी। अब एक एक करके हम लोग एक एक एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उन एक्टों में क्या चीजें थी, क्योंकि आप जानते हैं इन सारे एक्ट में जो प्रावधान किए गए थे उस पे सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारे पढ़ने का तरीका यही होगा कि इनसे जितने सवाल पूछे जा सकते हैं उन सवालों को हम लोग देखने का काम करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे करेंगे। देखिए इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई, तो इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है ना। तो रेगुलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को चलाना, रेगुलेट करने का मतलब होता है चलाना। तो शासन को चलाने के लिए ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इस बात का ध्यान आपको रखना है। रेगुलेट मतलब चलाना, जैसे आपके गैस में रेगुलेटर लगा होता है, ऐसे ओपन करते हैं गैस चालू, ऐसे बंद कर देते हैं रेगुलेटर गैस बंद। तो यानी अगर किसी शासन व्यवस्था को, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए कोई चीज लाया गया, कोई एक्ट लाया गया, तो उसका नाम रखा गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी शासन व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए लाया गया एक्ट। ठीक, अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में क्या था। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है ना। तो इसमें पहला प्रोविजन ये किया गया कि ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले कंपनी पर, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। किसके माध्यम से, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सबसे पहले कंपनी पर उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ ही रही होंगी कि इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। फिर क्या किया, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी बंगाल का जो गवर्नर होता था अब उसको क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है ना। तो सवाल पूछेगा कि किस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो आप लोग क्या बताएंगे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। बंबई तथा
मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो ये सवाल भी आ सकता है। और अगर पूछेगा, यहीं पे लिख लीजिए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है ना, पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ। तो साथियों याद रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो हुआ था वो वारेन हेस्टिंग्स हुआ था, ठीक है ना। वारेन हेस्टिंग्स जो था वो पहला गवर्नर जनरल हुआ था, ये बात याद रखिएगा। इसी एक्ट के माध्यम से ये व्यवस्था भी किया गया, यानी 4 पॉइंट आपके दिए गए हैं। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था, बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी इसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ये भी याद रखिएगा, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया, ठीक है ना। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके माध्यम से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। और इसके माध्यम से इसका जो और ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया गया, 74 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसको स्थापित किया गया 1774 में। और इसका सीजीआई कौन था, पहला सीजीआई एलिजा इम्पे बनाया गया, ठीक है ना। एलिजा इम्पे बनाया गया था। ये भी याद रखिएगा, ये सवाल पूछा गया है कि कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी वो कौन था। तो ये था। और एक मोरिस और गवेरियर, दो अन्य इसमें न्यायाधीश भी थे। मुझे जो याद आया था, गवेयर और मॉरिस, शायद मॉरिस गवेयर करके दो अन्य न्यायाधीश थे जो इसमें शामिल थे। ये भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल ये पूछा गया सवाल है एलिजा इम्पे, इसको याद रखिएगा। तो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उसके सीजीआई कौन बनाएगी, एलिजा इम्पे। तो सवाल आपसे क्या बनेगा, सवाल बनेगा कि कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी वो किस एक्ट के माध्यम से किया गया था। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। क्लियर। तो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई इसके माध्यम से, ठीक। तो ये 4 पॉइंट आपको याद करने हैं। और अच्छी बात यह है कि इसका जो आपको ये 4 पॉइंट हमने बताया हूबहू आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। तो जितने लोग बैच में पढ़ रहे हैं उनको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। इस पे जो हम पूरा पढ़ा रहे हैं टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको हैंड आउट, ये हाथ से लिखा गया, बस हमने टाइप करा दिया है, ठीक है ना, हमने खुद से बनाया है। तो 60 में ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। सरकार आएगा, ब्रिटिश सरकार ने किस एक्ट के माध्यम से सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया था, आप बताएंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। फिर पूछेगा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग बना, ठीक। इसके अलावा बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। सवाल पूछेगा किस एक्ट के माध्यम से बंगाल और मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया, आप बताएंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अगला देखिए, इसी एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में किया गया। एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बनाई गई थी। मॉरिस और गवेयर इसके दो अन्य न्यायाधीश थे, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। इसके अलावा इसके मुख्य देखिए लिख दिया हूं, एलिजा इम्पे तथा चेम्बर्स, लिमिस्टर एवं हाइट जो थे वो अन्य गैवियर बता रहा हूं, ये कोई और था, ठीक है ना, वो कुछ और मेरे दिमाग में आ रहा है। यहाँ पे देखिए लिख दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, ठीक है, कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया उसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे बनाए गए थे। इसमें चैम्बर्स, लेमेस्टर एवं हाइट जो थे उसके अन्य न्यायाधीश थे। तो एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश। सवाल पूछ लेगा कि कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया तो उसमें एक सीजीआई थे और प्लस 3 अन्य न्यायाधीश थे, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। 3 अन्य न्यायाधीश थे, याद रहेगा। चलिए आगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था, वो हमने बता दिया, ठीक है ना। और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाई गई थी, ठीक है। तो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था और उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाई गई थी, ये आपको याद रहेगा। तो सारे पॉइंट हमने आपको क्लियर कर दिए। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापित किया गया, उसके पहले सीजीआई एलिजा इम्पे थे। चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट जो थे वो इसके 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये सारी चीजें क्लियर।
तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यही इतने पॉइंट है जहां से सवाल आ सकता है, अब ये आपको याद रहेंगे। अब इसके आगे बढ़ेंगे, अगला एक्ट जो आया था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, ठीक है ना। तो 73 के बाद 7-8 साल तक चलती रही चीजें, फिर लगा अंग्रेजों को यार कुछ और लाते हैं, मजा नहीं आ रहा भारत में शासन करने में, कुछ और सुधार करते हैं, कैसे भारत को गुलाम बनाया जाए, ठीक। तो लाया गया 1773 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति दे दी गई। यानी जो कलकत्ता की सरकार थी उसको ये शक्ति दे दी गई कि अब वो बंगाल के लिए, बिहार के लिए और उड़ीसा के लिए विधि निर्माण कर सकती है, यानी कानून बना सकती है, ठीक है ना। यानी सब मिला के आप ये कह सकते हैं जो पहले केवल कलकत्ता प्रेसिडेंसी पे शासन करता था, अब वो पूरे बंगाल पे, पूरे बिहार पे और पूरे उड़ीसा के लिए नियम कानून बना सकता है, यानी सब कुछ उसके कब्जे में आ गया, ठीक। गवर्नर जनरल की परिषद व सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन किया गया कि यानी गवर्नर जनरल की परिषद की कौन सी शक्ति है और सर्वोच्च न्यायालय के बीच की संबंधों की सीमांकन किया गया कि इन दोनों का कार्यक्षेत्र क्या होगा। सवाल पूछेगा, सवाल क्या पूछेगा, देखो पढ़ना जरूरी तो है ही, लेकिन पढ़ने के साथ साथ वो टीचर जो आपको वहां से आने वाले सवालों से भी रूबरू करा दे कि सवाल क्या पूछा जा सकता है, तो समझ लीजिए कि वही टीचर आपके लिए बढ़िया है। देखिए सवाल यहां से क्या आएगा, 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है कि इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति दी गई। तो सवाल पूछेगा किस एक्ट के माध्यम से ये किया गया, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से ये चीजें की गई थी। आगे देखिएगा, गवर्नर जनरल की परिषद व सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन, यानी सवाल पूछेगा कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का बंटवारा किस एक्ट के माध्यम से किया गया, तो आप बताएंगे सर 1781। गवर्नर जनरल की जो परिषद है वो कार्यपालिका है और सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का जो सीमांकन किया गया यानी ये न्यायपालिका है, तो दोनों के कार्यों का बंटवारा किया गया। सवाल कभी भी आएगा तो यही पूछेगा गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में कार्यों का बंटवारा किस एक्ट के माध्यम से किया गया, तो आप बताएंगे सर 1781 के एक्ट के माध्यम से। शुभम मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, शुभम मिश्रा आपका स्वागत है। आप कमेंट करके जो चीज पूछना चाहें चैट के सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ो, अगला है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो देखिए हमने आपको अभी शुरू हुई क्लास 2 एक्ट पढ़ाया। सबसे पहले हमने ये आपको पढ़ाया कि संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ, उसको समझाने के लिए हमने आपको बताया कि 1857 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में शासन करती थी। उसके बाद जब 1857 का विद्रोह हो गया तो क्राउन ने भारत की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया। क्राउन गुस्सा हो गया कि बेटा अब तुमसे नहीं हो पाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों कहा तुम केवल व्यापार करो, प्रशासन करना मेरा काम रहेगा। तो इसके पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 81, 84, 13, 33 और 53 का एक्ट आया था, इसमें कंपनी शासन कर रही थी। इसके बाद जब क्राउन के अधीन शासन आया तो ये सारे एक्ट आए। हमने 1773 का एक्ट पढ़ा, उसमें जितने प्रोविजन है वो सारी चीजें पढ़ी। फिर 1781 वाला हमने पढ़ा जो इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। हेलो, हाँ क्लास में हूँ भाई, क्लास में आ रहे हैं, अभी क्लास में है, आ रहे हैं। चला ठीक है, तो उनके रूम टेंशन थी भैया, ठीक खाना खाने की। चलिए भैया, तो देखिए अभी ये समझ में आ गया, शुभम जी पूरा समझ में आ रहा। तो अब हम लोग 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पे पहुंचे। देखिए कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक मामलों को अलग किया गया। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि सवाल क्या आया भैया, सवाल ये आया है कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक मामलों को किस एक्ट के माध्यम से अलग किया गया, तो आप लोग बताएंगे 1784 के एक्ट के माध्यम से कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक मामलों को अलग कर दिया गया। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि तो ऑप्शन क्या क्या दे देगा, ऑप्शन आपको दे देगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का एक्ट या 1784 का एक्ट, 1919 का एक्ट। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सारी चीजें एक ही जगह निचोड़, इतना अच्छा शार्ट नोट हैंड राउटिंग नोट्स है, ये आपको हम ग्रुप में डाल देंगे, नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, कंपनी के राजनीतिक व व्यापारिक मामलों को अलग कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसको कंपनी के व्यापारिक कार्य को दे दिया गया और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ
कंट्रोल का गठन किया गया। तो याद रखिएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या रह गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया वो व्यापारिक मामलों को देखने के लिए बनाया गया, ठीक है ना, व्यापारिक मामलों के लिए, ठीक है। तो व्यापारिक मामलों के लिए क्या बनाया गया, तो याद रखिएगा व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। और इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए बनाया गया था, तो साथियों याद रखिएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था वो किसके लिए बनाया गया था, वो राजनीतिक मामलों के लिए या राजनीतिक कार्यों के लिए। लिख लीजिएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया राजनीतिक कार्यों के लिए, ठीक है ना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था कि वो राजनीतिक कार्य देखेंगे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि वो व्यापारिक मामलों को देखेंगे। तो सवाल आपसे क्या पूछेगा, सवाल यही पूछेगा कि कंपनी के व्यापारिक कार्य और कंपनी के राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया, किसके द्वारा किया गया, किस एक्ट के माध्यम से किया गया। तो आप लोग बताएंगे 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके माध्यम से कंपनी के व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया और कंपनी के राजनीतिक कार्यों को भी अलग कर दिया गया। तो सवाल पूछेगा, याद रखिएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि वो व्यापारिक मामला देखेगा और कोर्ट ऑफ कंट्रोल तो ये क्या था, राजनीतिक कार्य के लिए। तो भूल जाओगे ना कि कंट्रोल में क्या है डायरेक्टर में, तो याद रखिए कंट्रोल यानी कि जब जो राजनीतिक होता है वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। तो जैसे ही कंट्रोल दिखे तो राजनीतिक समझ लेना, राजनीतिक लोग कंट्रोल लेते हैं, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि पूरे प्रदेश का कंट्रोल, पूरे देश का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाए। तो जैसे ही देखो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल समझ लेना राजनीतिक, ठीक। जो दूसरा बचा वो व्यापारिक हो गया। आगे इस प्रकार भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई, ठीक है। तो अगर सवाल पूछेगा कि सबसे पहले किस एक्ट के माध्यम से भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई, वो तो बाद में पढ़ेंगे कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, कब लागू किया गया, तो आप पढ़े थे 1919 में, फिर केंद्र में लागू किया गया 1935 में। तो वो द्वैध शासन व्यवस्था आप जो पढ़ेंगे वो तो उसकी शुरुआत हुई कहां से, स्पेशली तौर पे तो द्वैध शासन व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो यहां से हुई थी, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरू हुआ, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो बताइएगा प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरू हुआ। तो प्रांतों में द्वैध शासन जो है वो आपका 1919 में शुरू हुआ था और केंद्र में द्वैध शासन 1935 में शुरू हुआ था। लेकिन उस द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किस एक्ट के माध्यम से हुई थी, ये सवाल पूछेगा। तो याद रखिएगा चूंकि यहीं से तो शुरुआत हो रही है कि राजनीतिक कार्य कोई और देखेगा, व्यापारिक कार्य कोई और देखेगा, यानी यहीं से तो द्वैध शासन व्यवस्था की नींव पड़ी। तो कभी भी ये सवाल पूछे कि भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की नींव कब और कैसे पड़ी, तो आप बताएंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ये नींव पड़ी थी। समझ में आ गया। चलिए आगे आइए, आगे देखिए। इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। क्या आता है साथियों, 1813 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें क्या होता है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, तो याद रखिएगा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इसके द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा सबसे पहले जो काम किया गया वो ये किया गया कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किसके, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, यानी चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बाकी सारे व्यापारिक एकाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया। अब सपोज करिए व्यापारिक एकाधिकार का मतलब क्या है, और चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर बाकी समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि ब्रिटेन में भी अन्य कंपनियां थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक कंपनी थी उस समय। जैसे आज सपोज करिए कि टाटा का भी एसी आता है जो वोल्टास वगैरह लेते हैं, किसी और कंपनी का भी एसी आता है, ठीक है ना, लॉयड का। या कार से आप समझिए, जैसे मारुति सुजुकी की कार आती है, टाटा की कार आती है, हुंडई की कार आती है। तो 1813 के पहले यह था कि केवल टाटा की कार ही भारत में बिकेगी, बाकी हुंडई की कार या किसी और कंपनी की कार, रेनॉल्ट की कार, इन सब की कार भारत में नहीं बिकेगी। तो इसी को कहते व्यापारिक एकाधिकार, यानी कि कोई जो एक कंपनी है वही यहाँ पे बिजनेस करेगी, बाकी कोई नहीं करेगा।
तो 1813 के पहले उसी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भारत में व्यापारिक एकाधिकार था, यानी कि ब्रिटेन की अन्य कोई कंपनी भी भारत में आके कोई व्यापार नहीं कर सकती थी। समझ गए? कहाँ की कोई कंपनी? ब्रिटेन की अन्य कोई कंपनी भारत में आके व्यापार नहीं कर सकती थी, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करती। इसी को व्यापारिक एकाधिकार कहा जाता है। 1813 के पहले ये सारे अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, वही सारे व्यापार करती थी। लेकिन जो 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया उसमें ये प्रावधान किया गया कि अब कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, यानी अब बाकी कंपनियां भी ब्रिटेन से आके भारत में व्यापार करना शुरू कर सकती हैं। वो चाहे कपड़ा बेचे, दाल बेचे, सब्जी बेचे, जो भी बेचना हो वो आके बेच सकती है। ठीक, लेकिन इसमें यह रखा गया कि चीन के साथ अब भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी और चाय के व्यापार पे भी एकाधिकार किसका रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहेगा। यानी चाय पत्ती कोई और आके भारत में नहीं बेचेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ही चाय बेचेगी। ठीक है ना? तो चाय का व्यापार पे एकाधिकार बना रहा और चीन के साथ जो सामान डील होगा भारत से जाएगा वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। तो ये दो को छोड़ के बाकी सारे एकाधिकार समाप्त, यानी बाकी सारे सेक्टर में अन्य कंपनियां भी अब आके व्यापार कर सकती हैं जो इंग्लैंड की हैं। क्लियर? अब आओ आगे। अगला किया गया कि इस एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ठीक है ना? तो सवाल पूछा जाएगा कि किस एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश कराया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश कराया गया। याद रहेगा किसके माध्यम से? 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। फिर प्राथमिक शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान। तो सवाल पूछेगा पहली बार प्राथमिक शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का जो प्रावधान किया गया था वो किस एक्ट के माध्यम से किया गया था? ये सवाल आपके सामने आएगा। तो प्राथमिक शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का जो प्रावधान किया गया वो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से किया गया। साथ में कंपनी के जो अधिकार पत्र था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो 1813 में 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि अब 13 के बाद 33 में फिर से कोई एक्ट आएगा। तो इसीलिए 1813 के जस्ट बाद 20 साल बाद फिर से एक एक्ट आता है 1833 में। ठीक है? तो उसको अभी आगे पढ़ने चल रहे हैं। 13 के बाद 33 में एक्ट आया था। अब मोटा मोटा सुनिए 1813 के चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए। देखिए ये सारे पॉइंट पे सवाल पूछे जा चुके हैं, अभी आगे सवाल के रूप में हम दिखाएंगे कि एग्जाम में सवाल कैसे बने हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, याद करो हमारे साथ, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी अब जो ब्रिटेन की बाकी कंपनियां हैं वो भी भारत में आके व्यापार कर सकती हैं। इससे पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही सभी सेक्टर में व्यापार कर सकती थी, लेकिन इसमें लेकिन जोड़ दिया गया कि चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार अभी इन दोनों पर एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बना रहेगा। यानी इन दो सेक्टर में बाकी कंपनियां प्रवेश नहीं करेंगी, वहां केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही रहेगी। ये बात 13 वाले में बोला गया। और ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश कराया गया 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कि ईसाई मिशनरी भारत में आ सकते हैं, अपना धार्मिक प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा पे पहली बार 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। और बाकी कंपनी के अधिकार पत्र को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी कहेंगे तो उसका मतलब EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी से ही आप लोग समझिएगा। ठीक है? तो अब ये 4 प्रोविजन किए गए। अब आगे बढ़ते हैं। 20 वर्ष बढ़ा दिया गया, तो 13 में आया था, 20 बढ़ा दिया गया, यानी 33 में दोबारा एक्ट आया। अब आइए देखते हैं 33 में क्या आया भैया। तो 1800, यहाँ 23 लिखे हैं, इसको 33 कर लीजिएगा। 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया। ठीक है ना? तो 20 साल बाद फिर से एक एक्ट आया जिसको क्या कहा गया? 1833 का चार्टर एक्ट कहा गया। ठीक है ना? हम लोग पढ़ेंगे कि 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रोविजन किए गए थे। जैसे भारत में एकात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। सवाल पूछेगा कि भारत में एकात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत कब किया गया था, किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो आप बताएंगे 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में एकात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है? ये सवाल आएगा कि भारत में एकात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के माध्यम से किया गया? तो आप बताएंगे 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। दैट्स क्लियर? देखिए जिन साथियों को, ये तो आप पढ़ ही रहे हैं क्योंकि ये क्लास आपकी YouTube पर भी हम डलवाने वाले हैं, तो कुछ चीजें आपको बता देते हैं। अधिकारी बैच हमारा
स्टार्ट हो गया है पहले से। पॉलिटी वाला सेक्शन हमने स्टार्ट किया है। अगर आपको अधिकारी बैच ज्वाइन करना है, जिन साथियों को लोअर पीसीएस की इसी तरीके से थ्योरी और क्वेश्चन के साथ अधिकारी बैच अगर आपको पढ़ना है और हमसे पढ़ना है, तो याद रखिएगा आपको एक नंबर दे रहे हैं लोअर पीसीएस के लिए। ये बैच हमारा चल रहा है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 63889132 और 56। इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको क्या करेंगे, मैसेज कर देंगे, ठीक है ना। और फीस कितनी रखी गई है, अधिकारी बैच की जो फीस रखी गई है वो याद रखिएगा मात्र और मात्र 199 रुपए की फीस हमने रखी है, ठीक है ना, लोअर पीसीएस के लिए, जिसमें हम लोग इस पूरे बैच को थ्योरी के माध्यम से कवर करेंगे और प्लस एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे, प्लस आपका पीवाईक्यू जो आए हैं उनको भी कवर करेंगे। जैसे हम अभी आपको संवैधानिक विकास पढ़ा रहे हैं, तो संवैधानिक विकास में पहले हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं कि किस एक्ट में क्या प्रोविजन किया गया, और वहां बताते चल रहे हैं कि ये सवाल ऐसे पूछेगा वैसे पूछेगा। फिर उसके बाद उस पे जो हमने अपने से एमसीक्यू बनाया जो एग्जाम में आ सकता है वो पढ़ाएंगे आपको संवैधानिक विकास वाले पे, और फिर संवैधानिक विकास वाले चैप्टर से जो पीवाईक्यू आया है वो पढ़ेंगे। तो हमारा तरीका ये है कि पहले थ्योरी, उसके बाद उससे संबंधित एमसीक्यू, और उसके बाद उस पे जो पीवाईक्यू अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस वे में जब आप पढ़ेंगे तो वो चैप्टर, उसके सारे सवाल आपके दिमाग में फ्रेम हो जाएंगे, फीड हो जाएंगे। तो भैया इधर उधर मत भटकिए, इतने सस्ते में कोई आपको लोअर पीसीएस नहीं पढ़ाएगा। यूथ कमिशन टाइम्स की ये एक प्रतिष्ठित संस्था है। हमारे पीछे जो काम कर रही टीम है, जो इन सवालों को बना रही, जो इन मैटर को बना रही है, उनमें अतुल है जो कि इंटरव्यू दिए हैं 2024 के पीसीएस का, तो ये लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। जो पीसीएस का इंटरव्यू वाले लोग हैं वो इसको लीड कर रहे हैं, और जिन्होंने मेंस दिया है वो सारे लोग आपका मैटर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इंटरव्यू और मेंस का जिनको एक्सपीरियंस है पीसीएस का, वो सारे लोग तो याद रखिए भैया वो सारे लोग आपके इस बैच को लीड कर रहे हैं। उनके द्वारा ही ये बैच आपको पढ़ाया जा रहा है, और हम खुद आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये आप लोग जान ही रहे हैं। तो बाकी आपको सारी चीजें यहाँ पे इसी तरीके से मिलने वाली है, ठीक है। तो थ्योरी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू ये हमारा पैटर्न होगा। देर मत करिए, बैच ज्वाइन कर लीजिए भैया। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए भैया। 1833 का चार्टर एक्ट देख लीजिएगा। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या प्रोविजन किया गया कि भारत में एकात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। आपसे सवाल पूछेगा कि भारत में एकात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत जो है वो कब माना जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि भारत में एकात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था, ठीक। इसके माध्यम से बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का ही गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भैया देखो, अब तक बंगाल का कोई गवर्नर जनरल था, अब वो कहाँ का हो गया, पूरे भारत का, यानी पूरे भारत को एकात्मकता में बांध दिया गया। तो इसीलिए तो कहा गया है कि भारत में एकात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के माध्यम से माना जाता है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मुकेश सर ने पढ़ाया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 के एक्ट के माध्यम से पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दैट मीन्स एकात्मक व्यवस्था पूरे भारत का हो गया ना। अब तक तो बंगाल का अलग था, कोई मद्रास का रहा होगा, कोई बिहार का रहा होगा, कोई अवध का रहा होगा, अलग अलग प्रांतों के गवर्नर जनरल थे। अब उनको जोड़ दिया गया, एकात्मक शासन प्रणाली का निर्माण कर दिया गया, और बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, तो याद रहना चाहिए। तो पूछेगा सवाल कि किस एक्ट के माध्यम से एकात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, आप बताएंगे 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से एकात्मक प्रणाली की शुरुआत हुई थी। फिर पूछेगा बंगाल के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के माध्यम से भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो आप बताएंगे यही व्यवस्था जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का बना दिया गया, मतलब यही तो एकात्मक शासन प्रणाली है, सबको भारत में एक कर दिया गया, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। भारत का पहला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था वो बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, याद रखिएगा। तो सवाल पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया जिसके माध्यम से लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, और वही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। क्लियर है, चीजें क्लियर है, आगे बढ़िए।
कंपनी का पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। तो देखिए 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं किया गया था। पूर्ण रूप का मतलब चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा था, लेकिन 33 के एक्ट के माध्यम से यह किया गया कि अब कंपनी का एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त, यानी कोई भी कंपनी आए वो चाय का भी व्यापार कर सकती है, चीन के साथ भी व्यापार कर सकती है, भारत में हर फील्ड में व्यापार कर सकती है। यानी अब प्रतिस्पर्धा बढ़ाई गई, तो अलग अलग कंपनियां ब्रिटेन से आके भारत में व्यापार करना चालू की। 1833 के पहले और 1813 के पहले, 1813 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, केवल वही व्यापार कर सकती थी, बाकी को भारत में आके व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। फिर 1813 का एक्ट आया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार लगभग समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। फिर 33 का आया तो चीन और चाय के साथ व्यापार का भी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, पूरी तरीके से ये एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब बाकी कंपनियां भी ब्रिटेन से आके भारत में सारे सेक्टर में व्यापार कर सकती थी। तो अगर आपसे 1813 का एक्ट पूछेगा तो आप बताएंगे चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी व्यापारिक एकाधिकार कंपनी के समाप्त किए गए, 33 के द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक, चलिए आगे देखिए। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई, ठीक है ना। तो सवाल पूछेगा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की जो नियुक्ति की गई वो किस एक्ट के माध्यम से की गई, तो आप बताएंगे 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से उनकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, आगे आइएगा। आगे आने पे ये आप देख पा रहे हैं अधिकारी बैच के बारे में पूरा चीज बता दिया, 63, 88, 91, 32, 56। ये अधिकारी बैच जो है ये हमारा लोअर पीसीएस के लिए चलाया जा रहा बैच है, ठीक है ना। और इस बैच को आप लोग थ्योरी के माध्यम से, जैसे अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूं, थ्योरी समाप्त करने के बाद एमसीक्यू कराऊंगा उस टॉपिक के, उस चैप्टर के, और फिर पीवाईक्यू कराऊंगा। ये सारी चीजें 199 में मिलेंगी, और इसका पूरा पीडीएफ जो हमारा हैंड राइटिंग नोट्स है, ये जो नोट्स आपको पढ़ा रहे हैं, इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे बैच में मिल जाएगा जो लोग एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो इतना बेहतरीन ढंग से, इतना क्रमबद्ध तरीके से आप पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आने से कोई रोक नहीं पाएगा। आगे आइएगा। इसी में अभी और है 1833 वाले में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन हुआ जिसने भारत के लिए प्रथम कानूनी संहिता बनाया था, ठीक है ना। तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले आया था गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, और इसी की अध्यक्षता में भारत के प्रथम विधि आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया, जिसने भारत में प्रथम कानूनी संहिता बनाया। ठीक है, इसी एक्ट के माध्यम से 1843 में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, ठीक है ना। तो सवाल पूछता है किसके द्वारा दास प्रथा खत्म किया गया, तो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही 1943 में ये जो आपका दास प्रथा है इसका पूरी तरीके से अंत किया गया, उन्मूलन किया गया। कब किया गया, 1843 में। लेकिन किस एक्ट में प्रोविजन किया गया था, 1833 वाले एक्ट में किया गया। ठीक, आगे देखिएगा। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। तो सवाल पूछेगा कि किस एक्ट के माध्यम से भारतीयों का अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया, तो आप बताएंगे इस एक्ट के माध्यम से कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था। ठीक है, आगे आइएगा भैया। अगला सवाल क्या है, अगला देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है ना। 1853 का चार्टर एक्ट, तो उसको देखने से पहले हम आपको कुछ चीजें और दिखाना चाहते हैं, वो पहले आप लोग देख लीजिए। अब जैसे हमने यहां तक पढ़ा, ठीक है ना, तो इसके बाद हमारा जो पढ़ने का तरीका हो, क्योंकि ये डेमो क्लास के रूप में यूट्यूब पर भी पढ़ने वाली क्लास, तो इसलिए इसमें बढ़ा रहे। जैसे अब सवाल आएगा कि भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था, तो एम.एन. राय के द्वारा 1934 में संविधान सभा का विकास सबसे पहले किया गया था। सरकार के संसदीय स्वरूप का नाम क्या है, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम प्रावधान, संविधान निर्माता, ये मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, ये सब चीजें आप देखिए। इस तरीके से सवाल फिर आपके आएंगे, ठीक है ना। ये सवाल हम लोग करेंगे। तो अभी तो फिलहाल हम लोग पहले वो पढ़ रहे हैं, इसके सवाल अभी नहीं आए हैं, उसके सवाल भी हम लोग देखेंगे। तो यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके आगे जो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक, कि 1800 1853
1853 के चार्टर एक्ट में क्या प्रोविजन किए गए, ये अब हम आगे पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसी तरीके से थ्योरी आएगा। थ्योरी के बाद इस टॉपिक से संबंधित जितने सवाल आपके बन सकते हैं उन सवालों को हम आपको देंगे, ठीक है ना। मान लो ये पूरा टॉपिक पढ़ाया, पहले हम लोग इसके बाद देखिए 1853 का जब चार्टर एक्ट खत्म हो जाएगा तो इसके बाद आपका क्राउन के अधीन शासन चलेगा, ठीक है ना। और क्राउन के अधीन जो शासन चला वो 1858 से लेके 1947 तक जो आएगा वो क्राउन के अधीन आएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमने पहले वाले में क्या पढ़ा था, जो पहला ही हमने आपको दिखाया था इस तरीके से संवैधानिक विकास। तो 73 वाला पढ़ लिया, 81, 84, 13, 33, अब 1853 का पढ़ने जा रहे हैं। तो 53 का जब पढ़ेंगे तो यहाँ तक कंपनी ने शासन किया था। इसके बाद 1857 का विद्रोह हो जाता है और वहां जो ब्रिटेन का सम्राट हो नाराज होता है, कहता है अबे तुम लोगों को शासन करने के लिए भेजा है, ईस्ट इंडिया कंपनी खूब डांटता है और तुम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तो इनको कहता हटाओ गद्दी से, अब हम आएंगे और खुद बैठेंगे, खुद शासन करेंगे। तो अब तक क्राउन की तरफ से ये लोग शासन करते थे, व्यापार भी करते शासन। अब इनसे कहा बेटा तुम लोग केवल व्यापार करो, तुम भारत को गुलाम नहीं बना पाओगे, हम शासन करके दिखाएंगे। तो क्राउन ने फिर शासन अपने अधीन ले लिया। तो इसीलिए हम इसको संवैधानिक विकास को दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, एक कंपनी के अधीन, तो इसको हम लोग क्या करते हैं भैया, दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, एक कंपनी के अधीन शासन, एक क्राउन के अधीन शासन, ठीक है ना। तो अंतिम वाले पे हम लोग पहुंचे हैं, कहां तक पहुंच गए हैं, ये पहुंच गए हैं 53 वाले में। 53 में क्या किया गया, पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यपालिका और विधायिका को पृथक किया गया, ठीक है ना। तो 1853 के एक्ट के माध्यम से कार्यपालिका यानी गवर्नर जनरल की जो कार्यपालिका है और उनकी जो विधायिका उसको पृथक किया गया। सवाल पूछेगा किस एक्ट के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यपालिका और विधायिका को पृथक किया गया, तो आप बताएंगे 1853 के एक्ट के द्वारा। अब सोचो अगर कहीं पे दिया गया हो 1813 का एक्ट या 1792 का एक्ट, तो क्या उसको मानोगे। अगर सवाल में ऑप्शन में ये दिया हो, सवाल समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर ये दिया हो कि पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यपालिका और विधायिका को अलग कब किया गया, ऑप्शन 1 1792, ऑप्शन 2 1813, ऑप्शन 2 1833 और ऑप्शन 3 1853, तो आप क्या मारोगे। अगर नहीं भी पढ़े हो, दिमाग लगाना हो, तो कैसे सही करोगे। तो ऐसे सही करोगे, आप पहले सोचोगे यार गवर्नर जनरल का पद कब आया। तो गवर्नर जनरल का पद, भारत के गवर्नर जनरल का पद कब आया पहली बार, तो भैया 1833 में आया। इसका मतलब 1833 के पहले तो ये अलग कैसे किया जाएगा, जब गवर्नर जनरल का पद ही नहीं रहता तो अलग कैसे किया जाएगा। तो आप बाकी ऑप्शन हटा दोगे और 33 के बाद केवल एक ऑप्शन दिख रहा 53, तो 33 में तो पद ही आया था। तो कार्यपालिका और विधायक को पृथक तो वहां किया नहीं गया, वहां पद आया, यानी इसके आगे किया गया होगा। तो आप समझ जाएंगे कि 1853 में किया गया। ये एलिमिनेशन पद्धति है, ठीक। जब पढ़ लोगे तो ये कर पाओगे। आगे गवर्नर जनरल के परिवार में सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ा के 12 कर दी गई। तो परिवार नहीं, परिषद में, ठीक है ना। गवर्नर जनरल के परिषद में जो संख्या थी वो 6 से बढ़ा के 12 किया गया। सवाल कई बार पूछा गया, बताइएगा 1853 में किया गया। पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया 53 के एक्ट के माध्यम से। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई इसके द्वारा, ठीक। इसके द्वारा भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। तो ये इसकी विशेषता थी। इसके आगे हम लोग क्राउन के अधीन शासन पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे, फिर इन सब पे सवालों को हल करेंगे, जो सवाल बन सकते हैं उन सवालों को देखेंगे। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। इसका पूरा पीडीएफ जो हमने आज आपको ये पूरी चीजें पढ़ाई, यहां से लेके क्रमबद्ध तरीके से ये पढ़ा हमने, ठीक है ना। कैसे कैसे अलग अलग बांटा जाएगा, फिर एक एक करके पहले 73 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा हमने, फिर 1781 के एक्ट में क्या प्रोविजन है, फिर 84 के एक्ट में क्या चीजें हैं, फिर 1813 के चार्टर एक्ट में क्या चीजें हैं, फिर 1833 के चार्टर एक्ट में क्या प्रोविजन किए गए हैं, ये सारी चीजें पढ़ा। फिर आपने पढ़ा 1853 के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोग क्राउन के अधीन शासन 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से चीजें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जिन साथियों को इसी तरीके से शानदार तरीके से तैयारी करनी है वो हमारा अधिकारी बैच जरूर ज्वाइन कर लेंगे। अधिकारी बैच ज्वाइन करने के लिए आपको हम अपना नंबर दे रहे हैं। अधिकारी बैच के नाम से हमारा लोअर पीसीएस के लिए बैच चल रहा है 63889132 और 56। इसी नंबर पे आपको मैसेज करना है
और अधिकारी बैच में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। फीस मात्र 199 रुपए है, इसके बाद 499 हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए जिनको ज्वाइन करना है। इसी तरीके से हम पढ़ाएंगे, एक डेमो वीडियो आपके यूट्यूब पे डाल दे रहे हैं कि हम इस तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे। पहले हम थ्योरी, फिर उससे संबंधित एमसीक्यू और फिर पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे बैच में, ठीक है। तो अभी आपके पास समय है आज का बैच ज्वाइन करने के लिए, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए। जय हिंद, नमस्कार, मिलेंगे अगली क्लास में। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का लाइव क्लास में स्वागत है। सभी साथी आ जाएं। तो देखिए, हम लोगों ने संवैधानिक विकास शुरू किया पॉलिटी में। संवैधानिक विकास में पहला पोर्शन हमने पढ़ा कि कंपनी के अधीन शासन और किस तरीके से, फिर इसके बाद क्राउन के अधीन शासन। तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने पूरा एक बार आपको मैं केवल दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आए। ये संवैधानिक विकास जो हमने पढ़ा है, इसको हमने इस तरीके से पढ़ा। कल कैसे पढ़ा भैया? ये पढ़ा कि एक तो कंपनी के अधीन शासन था। तो आप जानते हैं कि 1773 से लेके 1858 तक कंपनी के अधीन शासन चल रहा था। फिर 1858 के अंतर्गत क्राउन के अधीन शासन हो गया। क्यों? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है, आपको पता है। इसी में आपका भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम होता है, ठीक। और इस स्वतंत्रता संग्राम के बाद क्राउन ने, जो अब तक कंपनी भारत में शासन कर रही थी, वो क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। तो हम लोग जब संवैधानिक विकास पढ़ते तो इसको दो भागों में बांटकर ही पढ़ते हैं, एक तो कंपनी के अधीन शासन और एक क्राउन के अधीन शासन। तो कंपनी के अधीन शासन में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, हम लोगों ने कल पढ़ लिया। 81 का एक्ट, 84 का, 13 का, 33 का, 53 का, यहां तक का हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग क्राउन के अधीन शासन पढ़ेंगे। 1858 से लेके 1947 तक जो जो एक्ट आए हैं उनको पढ़ेंगे और समझेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास जो था वो किस तरीके से क्रमिक रूप से हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और सीधे बढ़ते हैं क्राउन के अधीन शासन, ठीक है ना। तो क्राउन के अधीन शासन कब स्टार्ट हुआ? तो हमने आपको बताया कि जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है तो इंग्लैंड का जो सम्राट था वो बहुत नाराज होता कंपनी से कि तुम लोगों को हमने शासन करने के लिए रखा भारत में, और तुम्हारे शासन करते हुए भारत में रिवोल्ट कैसे हो गया। इसी बात पे क्राउन नाराज होता है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी अब तक व्यापार के साथ साथ भारत में शासन व्यवस्था भी करती थी, उससे कहा कि बेटा अब तुम केवल व्यापारिक काम करो, व्यापार करो, शासन अब हम करेंगे, अपने हाथ में लेके करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्राउन के अधीन शासन चला गया। 1858 से लेके 1947 तक जो भारत का शासन चला वो डायरेक्ट क्राउन के माध्यम से ही चला, ठीक है। इसके बाद पहला अधिनियम आता है, आप लोग याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। इसमें क्या होता है? इस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन का अंत करके जनता पर सम्राट का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। क्या किया गया? सम्राट का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर दिया। यानी जो भारत शासन अधिनियम है, अब शासन किया गया। इसके पहले एक्ट आया था 1858 से, क्या हो गया? भारत पर शासन करने के लिए आया तो भारत शासन अधिनियम हो गया। इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। यहां तक सभी को याद रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग बता दीजिएगा। सारे लोग समय पे क्लास में आ जाया करें। क्लास आपकी थोड़ा सा लेट हो गया 10 मिनट स्टार्ट होने में, लेकिन समय से आया करिए आप लोग, ठीक है ना। थोड़ा वेट कर लिया करिए। तो क्लास देखिए आपका स्टार्ट हो चुका है। सभी साथी आ जाएं क्योंकि क्लास आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। ठीक है ना। उसमें देखेंगे क्या क्या चीजें हुई है। तो जैसे इस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पे शासन करती थी वो अंत कर दिया गया, और सम्राट का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। यानी अब जो भारत में शासन व्यवस्था देखी जाएगी वो सुधा कंपनी के सम्राट के द्वारा ही देखा जाएगा, क्राउन के द्वारा, ठीक है ना। अब तक कंपनी करती थी, अब ब्रिटेन का क्राउन करेगा, ठीक है। यहां आपको याद रहेगा। इसके बाद देखिए क्या है। अब संसद के द्वारा पारित अधिनियमों के माध्यम से भारत पर शासन होने लगा। यानी जो ब्रिटेन की संसद वहां पे अधिनियमों को पारित करेगी, ब्रिटेन की संसद जिस अधिनियम को पारित करेगी उन अधिनियमों के माध्यम से अब भारत पे शासन होने लगा। यानी भारत में विधि के शासन या लोकतंत्र की शुरुआत मानी गई। तो सवाल आपसे पूछेगा
कि किस एक्ट या अधिनियम के माध्यम से भारत में विधि के शासन की शुरुआत हुई। यह सवाल आपसे पूछा जाएगा कि किस एक्ट या अधिनियम के माध्यम से भारत में विधि के शासन की शुरुआत हुई थी। तो आप क्या बताएंगे कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके माध्यम से विधि के शासन या लोकतंत्र की शुरुआत भारत में हुई थी। ये आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिएगा, इस एक्ट के माध्यम से 1773 में स्थापित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और 1784 में स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया या हम कहे भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। तो सवाल आपसे सीधा ये पूछेगा कि किस एक्ट के माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी जो कंपनी के कार्यकार यानी व्यापारिक कार्यों को देखने के लिए आप जानते हैं 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था और 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को ही समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। तो इस एक्ट के माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पे भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। तो सवाल पूछेगा कि किस एक्ट के माध्यम से भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी, तो आप बताएंगे सर भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से ये किया गया था। आगे देखिएगा, भारत राज्य सचिव को सहायता देने के लिए, ठीक है ना, भारत राज्य सचिव के सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया जिसके सदस्यों को वेतन भारतीय कोष से दिया जाता था। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब सवाल घुमा के पूछेगा कि जो 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया था किसके लिए किया गया था, भारत राज्य सचिव को सहायता देने के लिए। तो पहला चीज आपसे सवाल क्या पूछेगा, भारत राज्य सचिव का जो पद क्रिएट किया गया वो किस एक्ट के माध्यम से किया गया। आप तुरंत बताएंगे कि मुकेश सर पढ़ाए थे। 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से भारत राज्य सचिव के पद को क्रिएट किया गया, ये आपको याद हो जाएगा। इसको सहायता देने के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया जिसके सदस्यों को वेतन भारतीय कोष से दिया जाता था। कहां से दिया जाता था, भारतीय कोष से दिया जाता था, ये आपको याद रखना है। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया तथा भारत का राजस्व सीधे ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ठीक है ना। तो सवाल पूछेगा कि मुगल सम्राट के पद को किस एक्ट के माध्यम से समाप्त किया गया। आप बताएंगे सर भारत शासन अधिनियम 1858 के एक्ट के माध्यम से मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया और जो भारत का राजस्व था वो सीधे अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। सवाल ये भी पूछ सकता है कि भारत का राजस्व कब सीधे ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, तो आप यही बताएंगे सर इसके माध्यम से आ गया। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, गवर्नर जनरल का जो नाम था वो बदल कर क्या करा दिया गया, वायसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय बने। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आप जानते हैं 2-3 चीजें याद रखिएगा जिसको शार्ट में मैं यहां बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। 1773 का समय याद रखिएगा, इसके बाद 1833 का याद रखिएगा और इसके बाद फिर 1858 का, ये तीनों याद रखना। इसमें क्या किया गया, इसमें बंगाल का गवर्नर जो था, बंगाल का गवर्नर उसको क्या कहा गया, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया किस एक्ट के माध्यम से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1833 के माध्यम से क्या किया गया, इसके माध्यम से ये किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या किया गया, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है ना, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, आगे देखिए 1858 का जो एक्ट आया था उसके माध्यम से क्या किया गया, तो इसमें भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। ठीक है ना, भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा, तो जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कहा जाने लगा, ये आपको बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइएगा। तो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुआ। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ। इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, याद रहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िएगा,
अगला सवाल देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है ना। भारत परिषद अधिनियम जो है 1861 ये कब आया? तो वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान, इनमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक किया गया, ठीक है ना। तो वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया। ये सवाल पूछेगा कि किस एक्ट के माध्यम से किया गया, आप बताएंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। तो 58 के बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 आता है। उसमें कौन कौन से प्रमुख प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधानों को हम लोग देख रहे हैं, ठीक। अब आगे देखिएगा, आगे क्या है कि भारत में प्रथम बार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या पोर्टफोलियो की शुरुआत कब की गई, ठीक है ना। पोर्टफोलियो की शुरुआत यानी कि जो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है वो कब शुरू किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से भारत में पहली बार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत की गई। ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये शुरुआत आपका किया गया। याद रहेगा सबको? तो ये नोट कर लीजिएगा। आगे, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई वो किस एक्ट के माध्यम से दी गई? तो आप बताएंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, ठीक। इसके द्वारा 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में एक एक हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया, ठीक है ना। तो सवाल पूछेगा कि जो इलाहाबाद में, कलकत्ता में, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में जो एक एक हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था वो किस एक्ट के माध्यम से किया गया था? ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आप सवाल का जवाब क्या देंगे? आप जवाब देंगे कि सर याद रखिएगा 1862 में, यानी भारत परिषद अधिनियम जो 1861 आया था उसके माध्यम से कलकत्ता, बंबई और मद्रास, ये याद रखिएगा, यहाँ पे एक एक हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया और इसी के अंतर्गत 1862 में इन इन जगहों पे हाई कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके द्वारा भारत में इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता का निर्माण हुआ, ठीक है। किसके द्वारा? इसके द्वारा भारत में इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया 1861 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से, ठीक। तो आपको क्या याद करना है कि 1861 के एक्ट के माध्यम से क्या क्या प्रमुख प्रावधान किए गए थे। पहला काम कि विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया कि वायसराय की विधान परिषद में कम से कम 6 और अधिकतम 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे और इनमें से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक किया गया। पहला काम ये किया गया। दूसरा काम ये किया गया कि भारत में पहली बार पोर्टफोलियो व्यवस्था या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की गई 1861 के एक्ट के माध्यम से। तीसरा काम किया गया कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। सवाल पूछा जाएगा कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो मिला वो कहां से मिला? आप बताएंगे 1861 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। अगला पूछेगा तो इसी एक्ट के माध्यम से कलकत्ता, बंबई और मद्रास में एक एक हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया और इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता का निर्माण भी 1861 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे और आएगा भारत शासन अधिनियम 1892, ठीक है। चलिए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1892। वायसराय की कार्यकारिणी में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, ठीक है ना। पहले क्या था? 1861 में आधे गैर सरकारी सदस्य हो सकते थे, अब क्या किया गया? उसमें वृद्धि कर दी गई, यानी वायसराय की कार्यकारिणी में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। सवाल पूछेगा कि वायसराय की कार्यकारिणी में किस एक्ट के माध्यम से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई? आप बताएंगे सर भारत शासन अधिनियम 1892 के माध्यम से किया गया था, ये याद रहेगा। आगे देखिएगा, वायसराय की कार्यकारिणी में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, वही बात है, 2 बार लिख दिया, इसको काट दो भैया। आगे देखिएगा, भारतीयों को सर्वप्रथम वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा
कि सर्वप्रथम वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार जो भारतीयों को मिला वो कब मिला? तो आप बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1892 के माध्यम से पहली बार भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन पूरक प्रश्न पूछने और मतदान करने का अधिकार नहीं मिला। तो जो भारत शासन अधिनियम आया 1892 में, उसके द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस करने का तो अधिकार मिल गया, लेकिन उस बहस में आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, और बजट में कोई मतदान किया जाए किसी मुद्दे पे तो आप मतदान में भी भाग नहीं ले सकते थे। ये आपका प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक, आगे देखिए, प्रांतों की विधानसभाओं में, ध्यान देखिएगा, प्रांतों की विधानसभाओं में कुल सदस्य नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, ठीक है ना, कुछ सदस्य विश्वविद्यालयों, व्यापार मंडलों से मनोनीत होकर जाने लगे, अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की नींव पड़ी। सवाल पूछा जाएगा कि भारत में किस एक्ट के माध्यम से अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की नींव पड़ी थी? तो आप बताएंगे कि सर, भारत शासन अधिनियम 1892 के माध्यम से अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की नींव पड़ी थी। इसके माध्यम से प्रतिनिधि सरकार की भी नींव पड़ी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो किस एक्ट के माध्यम से प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी? इसी एक्ट के माध्यम से पड़ी थी, भारत शासन अधिनियम 1909। तो इस यहां से आपका हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1909 से। ठीक है, देखिएगा, भारत में सबसे पहले इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई। तो हमारे जो पढ़ाने तरीका वो आपने देखा कि एक एक एक्ट पहले पढ़ेंगे, फिर उस पे आए हुए सवालों को हल करेंगे। ठीक है, देखिएगा, तो भारत शासन जो अधिनियम आया था 1909, उसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए। तो भारत में पहली बार इसी एक्ट के माध्यम से, आज जो आप जात सांप्रदायिकता हिंदू मुस्लिम आप देखते हैं, उसकी जड़ किस एक्ट में पड़ गई थी भैया? यही एक्ट है जिसपे आज राजनीति हो रही है। यही हिंदू मुस्लिम वाला एक्ट आया था 1909 में। तो मार्ले मिंटो सुधार इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको किस नाम से जानते हैं? तो साथियों, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। इसे आपको याद रखना, किस नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिकता का उदय हुआ, अर्थात पहली बार धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई। तो इस एक्ट के माध्यम से मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इसे आपको याद रखना है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1909 के एक्ट के माध्यम से क्या क्या प्रोविजन किए गए ये जानना आपका जरूरी है। पहला बात, 1909 के एक्ट के माध्यम से भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिकता का उदय हुआ, अर्थात पहली बार धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। वार्षिक बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है ना, तो आप जानते हैं 1892 में वार्षिक बजट में भारतीय जो थे वो चर्चा में भाग ले सकते थे, लेकिन ना तो उनको वोट देने का अधिकार था, ना पूरक प्रश्न या जिसको हम अनुपूरक प्रश्न कहते हैं वो पूछने का अधिकार था। तो इस एक्ट के माध्यम से उनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ये भी आपको याद रखना। तो 1909 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से क्या क्या प्रोविजन किए गए। तो भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिकता का उदय हुआ, अर्थात पहली बार धर्म के आधार पे मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय। वार्षिक बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। आगे भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में देखिएगा। तो ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, पहली राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय परिषद। तो 1919 के माध्यम से क्या किया गया? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। ठीक है ना, और उसमें द्विसदनीय में एक का नाम रखा गया राज्य परिषद। ठीक है ना, तो एक हो गया आपका राज्य परिषद और दूसरा आपका हो गया केंद्रीय विधानसभा। ठीक है ना, केंद्रीय विधानसभा। तो जैसे आज के समय में राज्यसभा है, वैसे उस समय राज्य परिषद हुआ करती थी। ये चीज भी आपको याद रखना। ठीक है, तो चीजें ऐसे ही याद रखेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। कोई दिक्कत यहां तक हो बताइएगा। सब कुछ चीजें समझ में आ रही हैं? तो देखिए, हम लोग पढ़ेंगे इसी तरीके से। ठीक है ना, पढ़ेंगे इसी तरीके से, याद रखिएगा।
आइए, ठीक है। तो ये आपका राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा की स्थापना की गई। आगे देखिएगा, देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो सवाल आपसे पूछेगा कि किसके माध्यम से देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई, तो आप बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है ना, देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की भी शुरुआत की गई, ये भी याद रखिएगा। किस एक्ट के माध्यम से? इसी को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है भैया? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो भारत शासन अधिनियम 1919 को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी आपका जाना जाता है। ये चीज भी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है ना, किसके नाम से जान रहे हैं? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसे जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियरिटी के साथ याद रखिएगा। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, यानी कि द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? दो लोग शासन करेंगे, कुछ लोग इसे देखेंगे, कुछ लोग इसे, यही होता है द्वैध शासन। तो द्वैध शासन के अंतर्गत कुछ विषय हस्तांतरित विषय थे और कुछ विषय आपके आरक्षित विषय थे। हस्तांतरित विषय भारतीयों को सौंपे गए। ठीक है ना, जो भारतीय थे इसका संचालन भारतीयों यानी विधान परिषद के मंत्रियों के माध्यम से होता था। तो यानी जो खर्चा करने वाला विषय था, अंग्रेजों ने मलाई वाले विषय जो थे वो अपने पास रख लिए और भारतीयों को बोझ वाले विषय दे दिए। जैसे शिक्षा पे खर्चा तुमको करना, पैसा हम तुमको देंगे नहीं, तुम शिक्षा अपने हिसाब से देखो, पुस्तकालय पे खुद करो, स्थानीय स्वायत्त शासन पे, उद्योग पे तुम खर्चा करो, सार्वजनिक निर्माण विभाग तुम देखोगे, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण। तो ये सारे हस्तांतरित विषय में शामिल थे। सीधे सीधे सवाल ही पूछ लेता है कि इनमें से कौन कौन आपके हस्तांतरित विषय में शामिल थे, इस पे सवाल आता है, तो याद रखिएगा। ठीक है ना, ये सवाल आपको याद रखना है कि हस्तांतरित विषय में कौन कौन आते हैं। चलिए देखिएगा, तो ये आपको समझ में आ गया। आगे देखिएगा, आगे है कि आरक्षित विषय। तो आरक्षित विषय में क्या क्या आता है? इस पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी को था। ठीक है ना, तो जो आरक्षित विषय थे, आरक्षित विषय अंग्रेजों के पास थे, इस पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर और उसकी कार्यप्रणाली पे था। ठीक है ना, यानी कार्यपालिका जो थी गवर्नर की, वो इस पे आरक्षित विषय पे कानून बना सकते थे। चलिए, तो इसे याद रखिएगा, आरक्षित विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार था वो गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी को था। ठीक है ना, इसमें रक्षा, वित्त, पुलिस, न्याय, पेंशन, समाचार पत्र जैसे महत्वपूर्ण विषय जो हैं ये शामिल किए गए थे। ठीक है ना, तो इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है ये गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी को था। इसमें रक्षा, वित्त, पुलिस, न्याय, पेंशन, समाचार पत्र जैसे महत्वपूर्ण विषय आपके शामिल किए गए थे। तो बताओ, अब अंग्रेजों ने अपने पास क्या रख लिया? रक्षा रख लिया, वित्त विभाग अपने पास, पुलिस इनके पास, न्यायालय इनके पास, पेंशन इनके पास, समाचार पत्र इनके पास। तो भैया भारतीयों को क्या दिया गया? झुंझुना दिया गया। ठीक है ना, बाकी सारे पोस्ट महत्वपूर्ण आरक्षित विषय के अंतर्गत अंग्रेजों के पास आ गए। तो ये द्वैध शासन व्यवस्था थी जिसमें कुछ विषय भारतीयों को दे दिए गए, कुछ विषय खुद रख लिए गए। तो पूछेगा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था कब स्टार्ट की गई, तो आप बताएंगे कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के एक्ट के माध्यम से आया। पूछेगा देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, तो इसी एक्ट के माध्यम से हुई थी। हस्तांतरित विषय में शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, उद्योग, ये सारी चीजें शामिल थी और इसमें ये शामिल था। आगे देखिएगा, सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई, ये आप लोग याद रखिएगा। तो 1909 का जो एक्ट आया था उसमें केवल मुस्लिमों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की गई थी, है ना। पृथक निर्वाचन व्यवस्था केवल मुस्लिमों के लिए किया गया था, याद रखिएगा। लेकिन इसके माध्यम से बाकी सबके लिए भी प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था आपका कर दिया गया। क्लियर, बाकी सबके लिए भी कर दिया गया। चलिए, इसके द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और लाडली रिपोर्ट जो कि लाडली कमेटी बनाई गई थी, याद रखिएगा,
1924 में उसके आधार पे 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। क्लियर है? आगे आइएगा। इसके द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान लॉर्ड ली के रिपोर्ट के आधार पे 1926 में इसका गठन किया गया, वही दोहरा दिया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। ये सवाल पूछेगा कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से किसके द्वारा अलग किया गया था? तो आप बताएंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछेगा। तो पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। आगे देखिएगा, पहली बार दो बार लिख दिए भैया, क्या करोगे। चलो आगे बढ़ो। पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका कतई जहर फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये सवाल आपसे आएगा, याद रखिएगा। पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया, किसके माध्यम से? इसके माध्यम से, भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से। तो आइए एक बार रिवीजन करिए, हमने क्या क्या चीजें पढ़ा 1919 में। तो इसके माध्यम से केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। जैसे आज केंद्र में राज्यसभा है और लोकसभा है, वैसे उस समय राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा बनाया गया। राज्य परिषद उस समय की राज्यसभा है, ठीक है ना, उस समय की राज्यसभा है, और केंद्रीय विधानसभा अभी के समय की लोकसभा है, ठीक है ना। जैसे अभी राज्यसभा होता वैसे उस समय राज्य परिषद था, जैसे केंद्र में भी लोकसभा होता है वैसे वहां पे केंद्रीय विधानसभा था। दैट्स क्लियर। आगे देखिएगा, देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से। इसके अलावा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी हस्तांतरित विषय के माध्यम से, और एक विषय और आपका रखा गया जिसको आरक्षित कहते हैं। आरक्षित विषय अंग्रेजों ने अपने पास यानी गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारिणी को दिया गया, और जो हस्तांतरित विषय था ये भारतीयों को दिया गया। तो यानी कि इसी को द्वैध शासन कहते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग विषयों पे अपना शासन करेंगे। ठीक है, वो चीज क्लियर हो गया। सांप्रदायिक आधार पे जो निर्वाचन 1909 में केवल मुस्लिमों को दिया गया था वो बढ़ा दिया गया। अब सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर दी गई। ठीक है ना। तो 1909 में केवल मुस्लिमों के लिए किया गया था, 1919 में सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय ये सब आ गए। लोक सेवा आयोग का गठन भी इसी के एक्ट के माध्यम से 1919 के एक्ट के माध्यम से किया गया। 1926 में लॉर्ड ली कमेटी बनाई गई थी, 24 में इसकी रिपोर्ट के आधार पे 1926 में इसका गठन किया गया। वही बात यहां भी लिखी गई, इसको हटा दीजिए। 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है ना। और पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार भी दे दिया गया। आगे आइएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है ना, भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई? प्रांतों से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दिया गया। ठीक है ना। तो प्रांतों से द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दिया गया। किसके माध्यम से? इसके माध्यम से। ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आपका लागू किया गया। संघ एवं प्रांतों के बीच विवादों के निपटारा के लिए एक फेडरल कोड की स्थापना का प्रावधान, लेकिन यह अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था, बल्कि इंग्लैंड डिस्ट्रिक्ट प्रीवी काउंसिल उस समय अंतिम न्यायालय था। तो दो चीज याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से जो पहला काम किया गया वो ये किया गया कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई। ठीक है ना। प्रांतों में कब लाया गया था? तो प्रांतों में अभी आपको बताया 1919 के एक्ट के माध्यम से लाया गया था। ठीक है ना। 1935 में प्रांतों में तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दिया गया। ये क्लियर हो गया एक चीज। संघ एवं प्रांतों के बीच जो विवादों के निपटारे होते थे उसके लिए एक फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान। सीधे सवाल पूछेगा, किस एक्ट के माध्यम से फेडरल कोर्ट की स्थापना किया गया था? ठीक है, किसके माध्यम से फेडरल कोर्ट की स्थापना किया गया था? तो सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। ये हो गया आपका। आगे आइएगा, इसके द्वारा संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। ठीक है ना। तो भारत शासन जो अनुसूची 7 आज आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, अनुसूची 7 पढ़ा होगा आपने, उसमें शक्तियों का बंटवारा दिया है। उसमें 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची
और ये बीच में समवर्ती सूची, ठीक है ना। संघ सूची में ऐसे विषय रखे गए जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में ऐसे विषय रखे गए जिसपे राज्य सरकार कानून बनाएगी, और ये जो आपका समवर्ती सूची है इसमें ऐसे विषय रखे गए हैं जिसपे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाएंगे, लेकिन अगर केंद्र और राज्य के बीच कानूनों में कोई टकराव होता है तो केंद्र सरकार वाला कानून ही माना जाएगा, राज्य वाला नहीं। ये क्लियर हो गया। तो वो जो अनुसूची 7 में ये चीजें रखी गई हैं वो कहां से ली गई हैं, यही 1935 का जो एक्ट है वहीं से। इसी के द्वारा पहली बार संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण हुआ। उस समय संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय यानी राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए थे। ये पूछा जा सकता है कि भारत शासन अधिनियम में अलग अलग आपको किस सूची में कितने विषय थे, तो इसको मैंने नोट करा दिया, ठीक है। आगे इन सारी चीज का ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको बैच में जब एडमिशन ले लेंगे तो आपको एडमिशन लेने पे बैच में अवेलेबल मिलेगा, ठीक है ना। जो हम पढ़ा रहे हैं सारे चैप्टर का पीडीएफ आपको जरूर मिल जाया करेगा। तो आप सारे लोग अगर चाहते हैं कि उसी तरीके से पढ़ना, अब जैसे हम कैसे पढ़ा रहे हैं, पहले थ्योरी पढ़ा रहे हैं, अभी जैसे थ्योरी समाप्त होगी तो इसके बाद इससे संबंधित एमसीक्यू जो है उसको सॉल्व कराएंगे और पीवाईक्यू जो पूछा गया वो सॉल्व कराएंगे। तो यानी जो हमने संवैधानिक विकास पूरा आपको पढ़ाया उसमें पहले तो हमने आपको थ्योरी पढ़ाया, उसके बाद हमने जो खुद से सवाल बनाए एमसीक्यू पढ़ाया, और जो पीवाईक्यू पूछे गए आज तक सवाल हैं उनको शामिल कर लिया, यानी संवैधानिक विकास का पूरा टॉपिक आपका खत्म। ये जो थ्योरी पढ़ा रहा हूं इसका पूरा पीडीएफ आपको बैच लेने पर मिल जाएगा। ऐसे ही टॉपिक वाइज पढ़ाते जाएंगे, उसका पीडीएफ दे देंगे, उस पर सवाल करा देंगे, फिर पीडीएफ देंगे, फिर पढ़ाएंगे थ्योरी, फिर उस पर एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव कराएंगे, पीवाईक्यू कराएंगे, फिर थ्योरी, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर एमसीक्यू, फिर थ्योरी, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर एमसीक्यू। यही हमारा पैटर्न होगा पढ़ाने का। तो आप लोग बैच में एडमिशन ले लीजिए। बैच में एडमिशन लेने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना भैया, बस यही जो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है 63889132 और 56, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है और लिख के भेज देना है कि सर हमें अधिकारी बैच ज्वाइन करना है। लोअर पीसीएस के लिए बैच है, नाम है इसका अधिकारी बैच। बस आप इतना लिख के भेज देंगे, हमारी टीम आपको ऐप का लिंक, बैच का लिंक सब कुछ भेज देगी। बैच में हमने बताया कि जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ थ्योरी का वही थ्योरी का पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप पे मिल जाएगा, आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। एमसीक्यू और पीवाईक्यू वहां पे हल कराया जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर एमसीक्यू, फिर उस पे पीवाईक्यू। चलिए फिलहाल ये तो हो गया एडवर्टीजमेंट। अब आइए आगे, आगे बढ़ना है, बढ़ते जाओ भैया, रुकना ही नहीं है। आगे है अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। सवाल पूछेगा कि किस एक्ट के माध्यम से अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। आप बताएंगे भैया कि भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो गवर्नर जनरल को दी गई थी, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान, तो इसी के माध्यम से, इसी एक्ट के माध्यम से आरबीआई की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था, ठीक है ना। अब आरबीआई की बात आ गई है तो आरबीआई की जो स्थापना किया गया था, ठीक है ना, स्थापना ये कब किया गया, तो 1 अप्रैल याद रखिएगा 1935 को इसकी स्थापना किया गया था। किसके अंतर्गत किया गया था, तो आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, उसी के अंतर्गत 1934 में आरबीआई एक्ट आया था, ठीक है ना। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। किस कमेटी की सिफारिश पर, तो यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर, ठीक है ना। यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर इसकी स्थापना किया गया, ठीक है ना। इसके सिफारिश पर क्या किया गया, आरबीआई की स्थापना किया गया। आरबीआई के बारे में राष्ट्रीयकरण पूछता है कब किया गया था, तो हमें जो याद आ रहा है 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है ना। यह सवाल पूछा जाएगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इस दिन किया गया था। कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये सवाल हो सकता है आपसे पूछे, ठीक है ना, कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था।
आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये सवाल जब पूछेगा आपसे तो आप लोग क्या बताएंगे, यही बताएंगे जो हमने बताया 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है ना। चलिए, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, आरबीआई का अगर हेडक्वार्टर पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे, मुंबई बताएंगे। ठीक है ना। तो इतने सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर किया गया था। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया और मुख्यालय इसका मुंबई में है। तो याद रखिएगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया था वो 1935 के एक्ट के माध्यम से इसका प्रावधान किया गया था और इस एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 लाया गया, उसके अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई, यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर किया गया। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। कोई दिक्कत यहां तक किसी साथी को हो तो बताए। यही तरीका हमारे पढ़ाने का होगा बैच में, ऐसे ही चीजों को पढ़ेंगे, कंठस्थ कर लेंगे यार थ्योरी के माध्यम से। फिर आगे देखो, संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अगर पूछे लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान तो 1919 याद करो, लाडली कमेटी अभी पढ़ाया था 1924 में, लाडली कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अब बात आती है संघ लोक सेवा आयोग का गठन, तो 1935 के एक्ट के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आगे, बर्मा को 1937 में भारत से अलग किया गया। पूछिएगा किस एक्ट के माध्यम से बर्मा को 1937 में भारत से अलग किया गया था, तो याद रखिएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से 1937 में इसको अलग किया गया था। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिएगा। यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही है, बताइए। यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही है, कोई समस्या हो तो आप लोग बता सकते हैं। आगे बढ़िए भैया। अब देखिए, यहां तक तो हमारा सवाल हो गया, पूरा का थ्योरी हमको आपको पढ़ा दिया। अब आपको एक बार थ्योरी में रिवाइज करा देता हूं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। देखिए, हमने सबसे पहले आपका जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की पहली क्लास हमने स्टार्ट किया है, उसमें हमने भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान, ये हमारा टॉपिक नंबर 1 था। ठीक है ना, ये टॉपिक नंबर 1 था, ये पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया। इसमें हमने संवैधानिक विकास आपको पढ़ाया। इसको 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है वो भी समझाएंगे। पहला भाग है कंपनी के अधीन शासन, जो 1773 से लेके 1858 तक है। इसमें कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में शासन कर रही थी। दूसरा हम लोग संवैधानिक विकास जो पढ़ते हैं वो क्राउन के अधीन शासन हुआ 1858 से लेके 1947 तक। होता क्या है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ये चीजें हमने आपको पढ़ाई, लेकिन रिवीजन के लिए बस 1 मिनट में करा देता हूं। तो स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो 1857 का हुआ था। उसके पहले कंपनी शासन कर रही थी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार और शासन दोनों कर रही थी। लेकिन जब भैया विद्रोह हो गया ना, तो जो सम्राट बैठा था ब्रिटेन में, गुस्सा आ गया, अबे चूतिया लोग, तुमको हम शासन करने के लिए भारत में भेजा, तुम लोग वहां पे रिवोल्ट तक नहीं दबा पा रहे हो, तुम्हारे खिलाफ रिवोल्ट हो रहा है, यानी कि अंग्रेज का शासन उखड़ जाएगा, रिवोल्ट चालू हो गया। तो क्राउन ने कहा कि तुम लोग एकदम नालायक हो, तुम्हारे लायक नहीं भारत में शासन करना। ऐसा है, तुम व्यापार करने गए थे बेटा, तुम व्यापार करो, वहां की शासन व्यवस्था संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्राउन ने ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को कहा बेटा तुम केवल व्यापार करोगे और शासन जो है वो हम करेंगे। तो 1857 के क्रांति के बाद क्राउन यानी ब्रिटेन के सम्राट ने अपने हाथ में ही शासन व्यवस्था पूरा ले लिया गया। तो इसीलिए हम लोग भारत के संवैधानिक विकास को 2 पार्ट में बांट के चलते हैं। एक जब कंपनी के अधीन शासन था, जो एक्ट आया था 73 से लेकर 53 तक, और फिर क्राउन के अधीन शासन में 1858 का एक्ट, 61 का, 92, 1909, 1919 और 1935, ये सारी चीजें हम लोग पढ़े। ठीक है ना। तो ये एक एक करते हुए हम लोग पढ़ते चले गए थे। फिर हमने 1773 का इस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा। फिर हमने आपका आगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का ये चार्टर एक्ट पढ़ा। इसके बाद हमने आपको 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ाया। फिर क्राउन के अधीन जब विद्रोह हो गया तो क्राउन ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और क्राउन ने कहा कि तुम व्यापार करो। अब जो शासन व्यवस्था उसके अंतर्गत आ गया, तो भारत शासन अधिनियम 1858 आया।
फिर आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 में जो प्रोविजन किए गए, फिर 92 में जो हुआ वो बताया हमने आपको, भारत शासन अधिनियम 1909 में आज ही अभी पढ़ा इस क्लास में हमने, भारत शासन अधिनियम 1919 भी हमने पढ़ा, और फिर हमने भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ा। तो अब संवैधानिक विकास में जितने एक्ट थे वो एक्ट हमने सारे पढ़ लिए। अब हम इस पे सवाल जो है वो देखने चल रहे हैं। इसमें हमने बताया कि अगर आपको बैच में जुड़ना है तो 6388913256 पे मैसेज करिए और अधिकारी बैच हमारा आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच में आपको क्या मिलने वाला है, प्रत्येक टॉपिक पे आपको थ्योरी की क्लासेस करवाएंगे, उसके बाद उस पे जितने एमसीक्यू बन सकते वो कराएंगे, और आज तक जितने पीवाईक्यू पूछे गए वो कराएंगे। तो ये हमारा पैटर्न होगा पढ़ाने का, थ्योरी, एमसीक्यू और पीवाईक्यू, ठीक है ना। यानी जो सवाल आ सकते हैं, जो सवाल आ चुके हैं, और थ्योरी। थ्योरी का नोट्स आपको हमारे ग्रुप में मिलेगा जब आप बैच ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो पूरी थ्योरी हमने अभी आपको पढ़ाई है, उस थ्योरी का पूरा 4 पन्ने का पीडीएफ नोट्स आपको जैसे ही क्लास खत्म होगी वो मिल जाएगा। और क्वेश्चन अब कराने चल रहे हैं इस पे, जो क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, आइए पहला सवाल आ गया। तो संविधान के अनुच्छेद में पहला सवाल आ गया है। अब हमने जो आज मतलब पूरा का पूरा संवैधानिक विकास पढ़ा, ठीक है ना, उस संवैधानिक विकास पे जो सवाल बन सकते हैं उन सवालों को देखने चल रहे हैं, ठीक। थोड़ा सा बीच बीच में लाइट का डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है, कट जा रही है, आ रही है, तो इन्वर्टर चेंज करता है ना तो रुक जाता है, उसको आप लोग निगलेक्ट करिएगा। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया। ये सवाल इससे संबंधित नहीं है, उन्होंने डाल दिया है। फिलहाल आर्टिकल 338 हो जाएगा, इसे समझिएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया, बताइएगा। तो किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया? तो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, ठीक है ना। 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था कि नहीं किया गया था? तो इसके माध्यम से पहली बार क्या किया गया, 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से पहली बार 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश कराया गया। किसका? ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश, ठीक है ना। तो ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश कराया गया, ये भी आपको याद रखना। तो ये सारे काम इसके माध्यम से आपके किए गए। अगला सवाल देखिए क्या था, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया, बताइएगा। तो एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, हमने बताया था। फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो जब ये सवाल आपसे पूछेगा, सवाल क्या पूछेगा कि 1935 के एक्ट के अंतर्गत कब भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, तो आप लोग क्या बताएंगे? 1937 में, 1 अक्टूबर 1937 को, याद रखिएगा। तो इसकी जो स्थापना किया गया वो 1 अक्टूबर 1937 को किया गया था, ठीक है ना। 1 अक्टूबर 1937 को। यही अभी हमने जो फेडरल कोर्ट बताया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में हमने फेडरल कोर्ट के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो यही तो सवाल आगे चल के बनेंगे। तो हमारे पढ़ाने क्या तरीका हुआ कि हमने ऑलरेडी इसका थ्योरी कराया है। अब अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया और हमारा बैच ज्वाइन किया हुआ है, तो हम वो रिवीजन नोट्स भी आपको दे रहे हैं जो थ्योरी हम पढ़ाए हैं। अब वो एक दिन पढ़ के आप जब ये सवाल सॉल्व करेंगे तो इसे दनादन टिक मारेंगे, कहेंगे सर ये तो हेलुआ करा रहे हैं। हेलुआ क्यों हो गया? क्योंकि हमने आपको उस तरीके से पढ़ाया कि पहले बेटा थ्योरी पढ़ लो, कुछ समझो, समझाने के बाद सवाल कराया तो आपको समझ में आया, ठीक। चलो, ये हो गया संघीय न्यायालय की स्थापना। तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया? 1 अक्टूबर 1937 को किया गया। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका काम क्या था? केंद्र और प्रांतों के बीच विवादों का निपटारा करना, ठीक है ना। केंद्र व प्रांतों के बीच
विवादों का निपटारा करना, ठीक है ना, विवादों का निपटारा करना इसका काम था। इसी को संघीय न्यायालय या इसी को फेडरल कोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेडरल कोर्ट भी कहा जाता है, याद रखिए। आइए इसको दिखाते, हमने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। नहीं तो कहोगे सर पढ़ाए कब थे, तो बेटा ये देखो, ये क्या पढ़ाया था, ये हमने अभी क्या पढ़ाया था, पढ़ाया था ना कि संघ एवं प्रांतों के बीच विवादों के निपटारे के लिए एक फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था, ठीक है ना, पढ़ाया था ना एक्ट के अंतर्गत। वही तो सवालिया भैया पूछा है। अब यहाँ पे गए और ये आपको हमने पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि ये तो 1813 वाला हो गया एक्ट का, इसी में तो पढ़ाया कि देखिए सवाल पूछा किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। तो इस एक्ट में ये व्यवस्था की गई कि संघीय न्यायालय स्थापित होगा, लेकिन उसकी स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1937 को। इसका काम क्या था? तो केंद्र व प्रांतों के बीच विवादों का निपटारा करना। इसी को फेडरल कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? आगे आइएगा, आगे है भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना लिया गया है, बताइएगा। तो ये सवाल आपका देखिए इस चैप्टर का सवाल नहीं है, ये तो जब हम लोग पढ़ेंगे बाकी चीजें की किस देश से क्या लिया, तो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होना हमने किस देश से लिया है, ये सवाल आपका पूछा गया है। तो केंद्र के पास जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो हमने फिलहाल कनाडा के संविधान से लिया, ये तो आप याद रखेंगे, लेकिन वो इससे संबंधित नहीं है। ये जब हम विदेशी स्रोत पढ़ेंगे कि किस देश के संविधान से कौन सी चीजें ली हैं, तो वहां पे हम ये सवाल पढ़ेंगे। ये गलती से सवाल आपका आ गया है। आगे, किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 को इसके नाम से जाना जाता है। इसी के माध्यम से क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू की गई थी, पढ़ाया है। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था शुरू की गई थी, ये चीज आपको हमने इसमें पढ़ाया है, ठीक है ना, 1919 के एक्ट के माध्यम से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया। हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय, आरक्षित विषय भारतीयों के लिए था, हस्तांतरित विषय अंग्रेजों के लिए था। हस्तांतरित विषय में वित्त था, शिक्षा था, स्वास्थ्य था, ये सब पढ़ाया बेटा, सब पढ़ाया हूं और इसी तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। ये देखो पढ़ाया था ना, तो इसी में तो पढ़ाया गया था। इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसके अंतर्गत द्विसदनीय विधायिका किया गया, देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई, द्वैध शासन प्रणाली, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय शुरू किया गया। सांप्रदायिकता के आधार पर अब सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों का भी पृथक निर्वाचन होने लगा। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो ये सारी चीजें आपका इस एक्ट में किया गया था, ठीक है, इसमें किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ये सारी चीजें यहाँ पे शुरू की गई। तो हमने डिटेल में वो आपको पढ़ाया, वो वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। और जब क्लास में एडमिशन ले लेंगे आप लोग, तो वो चीजें आपको हमारे पीडीएफ नोट्स में भी मिल जाएंगी, उसका रिवीजन करते रहिएगा तो मजा आएगा आपको पढ़ने में। आगे आइएगा, कह रहा किसके मामले में एक समतावादी, ये इसका चैप्टर का भी नहीं है, इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। आगे देखिएगा सवाल, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? तो इसी को तो आप जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है 1909 वाले को। और इसी में तो मुसलमानों के लिए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया, ठीक है ना। तो पूछेगा किस एक्ट के माध्यम से, तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से। तो हमने आपको देखिए भारत शासन अधिनियम 1909 पूरा पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? अभी आपको मैं एक एक चीजें दिखा के चल रहा हूं कि उसी पे सवाल है। ये देखिए, सांप्रदायिकता आया, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन आया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय, वार्षिक बजट पे पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो ये सारी चीजें 1909 के माध्यम से की गई थी, ठीक है ना। तो हमारे जो सवाल हैं वो उसी टॉपिक्स पे आपको कराए जा रहे हैं ताकि चीजें आपको याद रहे, ठीक है ना। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? ये 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसको कहा जाता है। आगे आइए, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ यानी फेडरल विद स्ट्रांग सेंटर, ये किस देश से हमने लिया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया। ये भी आपके विदेशी स्रोत का सवाल है, यहाँ पे गलती से आ गया है, ठीक है ना। आगे देखिए, संविधान सभा का सवाल अभी नहीं पढ़ना है, संविधान सभा में ये सब हम चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, भारतीय संविधान को कब, ये सवाल भी इसका नहीं है, ये सब सवाल उसी का आ गया है। मूल रूप लिखा गया था संविधान सभा, तो भारत शासन अधिनियम के बारे में जो सवाल है बस उसको देखा जाएगा।
ये संविधान सभा के सवाल यहाँ पे आ गए हैं, तो इसको बाद में हम लोग करेंगे उस चैप्टर में, ये गलती से यहाँ पे आ गया है। चलिए अब ये देखिए, जैसे देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कहाँ से हुई, अभी आपको पढ़ाया था ना, ये वहां का चैप्टर है, उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। तो देखिए प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कब हुई थी, अभी हमने आपको यहाँ पे पढ़ाया था 1919 का जब एक्ट आपको पढ़ाया था, देखिएगा 1919 का एक्ट कहाँ गया भैया, यहीं पे तो आपको बताया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई 1919 में। तो अब देखिए अगला सवाल ही वही आपका आ गया है, अगला सवाल आपका क्या आ गया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई, तो आप क्या बताएंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी। 1919 के माध्यम से क्या हुआ, 1919 के माध्यम से ही प्रांतों में द्वैध शासन भी शुरू किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत भी की गई थी, ठीक है ना, शुरू हुआ था। इसी के माध्यम से आपका प्रत्यक्ष चुनाव भी शुरू किया गया, ठीक है ना, प्रत्यक्ष चुनाव भी होना चालू हुआ, हस्तांतरित विषय और ये सारे विषय भी आए। इसी के माध्यम से लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, किसका गठन किया गया, लोक सेवा आयोग का। तो ये सारे काम आपको कराए गए। तो ये आपके सवाल थे, इसी तरीके के सवाल आपके पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें हमने आपको समझा दिया है कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे पढ़ने का तरीका यही है भैया कि पहले आप लोग क्या पढ़ेंगे, थ्योरी, ठीक है ना, इस तरीके से थ्योरी, उसके बाद उस पे एमसीक्यू जो हमने अभी आपको कराया, और पीवाईक्यू जो सवाल आपके पूछे गए हैं। यही हमारा फार्मूला होगा पढ़ने का। और अगर आप लोग चाहते हैं हमारे साथ पढ़ना, बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये हमारा नंबर है 63889132 और 56। ये डेमो क्लास पूरी आपको मिल गई, एक टॉपिक आपने पढ़ लिया। अब आपको इस नंबर पे मैसेज करना और लिख के भेजना है कि सर हमको लोअर पीसीएस के लिए अधिकारी बैच ज्वाइन करना, ठीक है ना। तो लोअर पीसीएस के लिए अधिकारी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे जब आप मैसेज करेंगे तो हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी, बैच का लिंक भेजेगी, सारी चीज भेजेगी। नोट्स, ये पूरा जो थ्योरी पढ़ाया उसका नोट्स आपको बैच में एडमिशन लेने पे ग्रुप में प्रतिदिन आपको मिलता रहेगा। तो देर ना करिए, इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, बहुत शानदार बैच होने वाला है। बहुत सारी चीजें इस बैच में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये बैच आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट बैच है। जैसे और चीजें हम आपको दिखा देते हैं, ये अधिकारी बैच है, ठीक है ना। तो ये पूरा बैच आपको देखने को मिल जाएगा, ये चीजें याद रखिएगा। नंबर हमने आपको नोट ही कर दिया है, इस नंबर पे आपको बस मैसेज करना है और बैच के साथ जुड़ जाना है। तो एक डेमो क्लास आपने देख लिया कि संवैधानिक विकास अभी हमने केवल पढ़ाया है कि किस तरीके से हम पहले थ्योरी कवर किए फिर सवालों पे आए, यही तरीका होगा। अब इसके बाद हम संविधान सभा वाला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर प्रस्तावना पे आ जाएंगे, फिर प्रस्तावना पढ़ने के बाद हम लोग प्रस्तावना का पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, जितने सवाल बन सकते हैं उसको देखेंगे, फिर संघ और उसका राज्य क्षेत्र, फिर नागरिकता, फिर मौलिक अधिकार, फिर आपका डीपीएसपी, फिर मौलिक कर्तव्य, फिर आपका संघ के बारे में, महान्यायवादी, राष्ट्रपति, ये सब, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, न्यायालय, पूरा संविधान इसी तरीके से थ्योरी बेस पे पढ़ के समाप्त करेंगे। हिस्ट्री भी ऐसे चलेगा, जियोग्राफी भी ऐसे चलेगा, यूपी स्पेशल भी। तो आप लोग देर ना करिए, ये नंबर है 6388913256, लोअर पीसीएस का बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ हमारे एप्लीकेशन पे। तो आप सब लोग एप्लीकेशन पे आ जाइए। जय हिंद।